5 मेंबर्ड रिंग का अगला न्यूक्लियस जो आपके सामने आ रहा है वो है थायोफीन. So this thiophene nucleus is also known as thiol. 5-membered ring, unsaturated ring having sulfur. Sulfur is thia plus ol, thiol. Thiole. Now this thiol system, which is represented here, 5-membered ring with sulfur. Thiophene is present in coal tar as well as shale oil. The boiling point is very much near to benzene, so it is very difficult to isolate. So isolation is difficult. Now, next is that how we can synthesize. तो यहाँ देखें डिस्कनेक्शन अप्रोच को फिर आपके सामने ला रहे हैं. और अभी इसके पहले फ्यूरेंस में आपने देखा था कि किस तरह से जब आप रिंग ब्रेक कर रहे थे और रिंग ब्रेक करने के बाद आप पा ये रहे थे कि किस तरह से रिंग ब्रेक कर रहे थे और पा ये रहे थे आप कि 5 मेंबर्ड सिस्टम ऑक्सीजन के साथ के लिए 4 मेंबर्ड कार्बन होना चाहिए और एक ऑक्सीजन हो. ठीक उसी तरह से जब हम थियोल की बात करते हैं तो वहां पर भी देखिए तो 4 कार्बन और एक सल्फर, यानी कि 4 कार्बन पे जो टर्मिनल कार्बन हैं वो सल्फर से जुड़ जाए और उसके बाद रिंग एरोमेटाइज कर जाए. तो ये सिस्टम है आपका थायोफीन का. तो जो सिंथेसिस आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि काफी कुछ सिंथेटिक मेथड्स जो हैं वो आपने पायरॉल और फ्यूरिन के केस में देख रखे हैं. तो अंतर सिर्फ क्या आएगा कि जैसे पायरॉल में आप नाइट्रोजन ले रहे थे तो यहाँ पर, या फ्यूरिन के केस में ऑक्सीजन ले रहे थे, तो थियोल के केस में आप सल्फर यूज करते हैं. अब सल्फर एज सच सल्फर के फॉर्म में है या H2S के फॉर्म में है या थायोईथर के फॉर्म में है, ये अलग बात है. तो पहला मेथड यहाँ पे एसिटिलीन से आया है. अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो फ्यूरिन के केस में भी पायरॉल के केस में भी ये रिएक्शन आपकी पढ़ी हुई है. तो वहां पर अमोनिया के साथ कंडेंसेशन हुआ था और यहाँ पर H2S के साथ रेड हॉट ट्यूब पर एल्यूमिना के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जा रही है. तो साइक्लाइजेशन हो रहा है और साइक्लाइजेशन के बाद ये थियोल न्यूक्लियस हाई टेम्परेचर पर बन रहा है. एसिटिलीन का नेचर कैसा है, H2S का नेचर कैसा है, ये दोनों आपको पता है. और साथ ही साथ ये एक बार पहले भी मैं एसिटिलीन के बारे में बता चुकी हूँ, इसलिए उसको रिपीट नहीं कर रही हूँ. अगला मेथड देखें तो हम कॉमर्शियल स्टेज पर जो मेथड यूज करते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है, किस मेथड को हम कॉमर्शियल मेथड कहेंगे, ये भी इसके पहले बताया जा चुका है. तो यहाँ देखें तो नॉर्मल ब्यूटेन सल्फर के साथ जुड़ रहा है और साइक्लाइजेशन के बाद थायोफीन न्यूक्लियस दे रहा है. तो इस तरह से एसिटिलीन है, ब्यूटेन है, जिससे कि थायोफीन न्यूक्लियस बन रहा है. अगला देखें लैब में बनाने के लिए जो मेथड यूज किया गया है वो है सक्सिनिक एसिड का सॉल्ट, और ये सोडियम सॉल्ट है. तो सोडियम सक्सिनेट फास्फोरस ट्राइसल्फाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है. तो यहाँ देखें आप तो आप देख रहे हैं कि सोडियम सक्सिनेट में जो सक्सिनिक एसिड का जो सक्सिनेट सॉल्ट है उसमें 4 कार्बन है और फास्फोरस ट्राइसल्फाइड जब हम यूज कर रहे हैं तो वहां से एक सल्फर आ रहा है, 2 नाइट्रोजन 2 सल्फर के साथ निकल जा रहे हैं. साइक्लाइज होकर के जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो है आपका थियोल न्यूक्लियस. तो इस तरह से थियोल न्यूक्लियस आपको मिल जा रहा है. पालनॉर सिंथेसिस आप पायरॉल के केस में देख चुके हैं, सल्फर के केस में देख चुके हैं, और यहाँ पर फिर पालनॉर सिंथेसिस आपके सामने आ रही है. और मैंने इसके पहले भी बताया है कि पालनॉर मेथड को हम तीनों तरह कहने का मतलब है, चाहे वो पायरॉल है, फ्यूरिन है, या आप देख रहे हैं थायोफीन है, तो इन तीनों प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं. तो इसमें अगर आप देखिए तो यहाँ पर ये जो 2 कार्बन है 1,4 डाइकार्बोनिल का सिस्टम है वो सल्फर के साथ जुड़ रहा है. तो सल्फर आपका इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, सल्फर के पास
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो सल्फर है वो इन कार्बन के साथ जुड़ करके ये रिएक्शन किस तरह से साइक्लाइज होगी ये भी आप पहले देख चुके हैं। तो वही रिएक्शन यहाँ हो रही है और हमको थायोफिन न्यूक्लियस मिल रहा है। जिस तरह के सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये R है और ये है R प्राइम, तो ठीक वही सब्स्टिट्यूएंट आपके फाइनल प्रोडक्ट में भी मिलेंगे, R और R प्राइम। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर हम कीटोनिक सिस्टम ले रहे हैं तो हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सब्स्टिट्यूटेड होगा, अगर ये एल्डिहाइडिक सिस्टम होगा तो अनसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। तो ये है पाल-नॉर सिंथेसिस, इसके मैकेनिज्म इसके पहले आपको बताई जा चुकी है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके सामने नीचे आ रही हैं, ए और बी दो ग्रुप में दिखाई जा रही हैं। अब अगर आप दोनों ग्रुप देखते हैं तो थोड़ा आपको अलग जरूर लगेगा कि एक जगह सल्फर के साथ जो डिलोकलाइजेशन हो रहा है उसमें रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच दिखा रहे हैं और दूसरी जगह हम ये देख रहे हैं कि रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो उसका भी एक्सप्लेनेशन आपके पास है कि जब सल्फर के साथ जुड़ी हुई रिंग यानी थियोल सिस्टम को हम इलेक्ट्रॉन रिच दिखा रहे हैं तो वहां पर हम जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है जो p ऑर्बिटल का उसका डिलोकलाइजेशन दिखा रहे हैं। लेकिन जब सल्फर को इलेक्ट्रॉन सिंक जैसा यूज कर रहे हैं यानी कि पॉजिटिव चार्ज रिंग में आ रहा है तो उसका कारण क्या है, क्योंकि सल्फर के पास d ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो d ऑर्बिटल के अवेलेबल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग है और सल्फर आपका इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम बन रहा है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर से हमको क्या इंटरप्रिटेशन हम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ए जहां तक आपके सामने आ रहा है तो आप क्या पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि रिंग इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है। रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है तो इस पर होने वाले जो रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन होंगे वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होंगे, आसानी से होंगे और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थियोल न्यूक्लियस में देखे जाते हैं, होते हैं। जब बी ग्रुप को आप देखते हैं तो आप पा रहे हैं कि रिंग तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी कि इस सिस्टम में तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस नहीं हो सकते हैं। इसमें कौन से सब्स्टिट्यूशन होंगे, तो आपके पास उसका भी आंसर है कि ऑल द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द बी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ थियोल मस्ट बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो थियोल के केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस भी देखे जाते हैं, थियोल के केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस भी देखे जाते हैं। तो इन दोनों स्ट्रक्चर को ए और बी को आप ध्यान रखेंगे कि किस तरह से ए में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को सजेस्ट कर रहा है और बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को सजेस्ट कर रहा है। थियोल की स्टेबिलिटी की जहां सवाल उठता है, सो इट इज स्टेबल इन एसिड, it polymerizes in presence of very strong acids like 100% sulfuric acid as well as liquid HF. तो स्टेबिलिटी एसिड के केस में यहाँ पर बहुत क्वेश्चनड नहीं है कि हम नहीं यूज कर सकते हैं, स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन में ही प्रॉब्लम आती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की फेवरेबल पोजीशन आपकी इस सिस्टम में 2 और 5th है, सेकंड एंड 5th है, सेकंड और 5th, क्योंकि अगर आप देखें तो थियोल सिस्टम भी जैसा कि इसके पहले आपने पायरॉल और ट्यूरिन में देखा था कि अगर किसी तरह का सब्स्टिट्यूशन नहीं प्रेजेंट है तो ये सिस्टम कैसा है, आंसर आपके पास क्या आता है, द सिस्टम इज सिमेट्रिकल, द सेकंड कार्बन इज इक्विवेलेंट टू 5th वन एंड द थर्ड इज टू 4th वन। तो सेकंड और 5th पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर आसानी से हो रहे हैं। एक छोटा टेबल आपके सामने आ रहा है कि किस तरह से कौन से ग्रुप को हमको जोड़ना है तो हम रिएक्शंस कराएंगे, किस मीडियम में कराएंगे। एक दो मैं यहाँ पर आपके सामने रख रही हूँ, जैसे नाइट्रेशन कराना है तो आप जानते हैं कि अगर हमें नाइट्रेशन कराना है, हम नाइट्रो ग्रुप जोड़ना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल कौन आता है, नाइट्रोनियम आयन। तो नाइट्रोनियम आयन यहाँ देखें तो नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ के ट्रीटमेंट के साथ लो टेम्परेचर पे -10 डिग्रीज पर आसानी से नाइट्रेशन
हो जाता है। इसी तरह से हैलोजिनेशन, चाहे वो क्लोरीनेशन है या ब्रोमिनेशन है, एल्डिहाइडिक सिस्टम को लाना है तो डायमेथिल फॉर्मामाइड यूज कर रहे हैं, एसिल ग्रुप को लाना है तो आप एसिल हैलाइड यूज कर ले रहे हैं, सल्फोनिक ग्रुप को लाना है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड और पिरिडीन यूज कर ले रहे हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से कौन सा रिएजेंट यूज करके सेकेंड और फिफ्थ पोजीशन पे आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि देखिए, ऐसा नहीं कि थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, बट द रेट इज स्लो, द रेट इज स्लो। नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन और फॉर्मुलेशन, एसिटाइलेशन की रिएक्शन यहाँ आपके सामने आ रही है। आप देखें, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में सेकेंड और थर्ड दोनों पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ रहा है। किस तरह से नाइट्रेशन होता है, किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, कैसे नाइट्रोनियम आयन आता है, मुझे लगता है ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका रेशियो, जैसा इसके पहले ही मैंने कहा, तो देखें तो आप रेशियो देख रहे हैं, द रेशियो इज अबाउट 6:1। ब्रोमिनेशन के केस में ये देखा गया कि ब्रोमिनेशन हो रहा है ब्रोमीन के साथ सेकेंड पोजीशन पे, हायर टेम्परेचर पे जब हम जा रहे हैं तो ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव भी मिल जा रहा है, और इसकी फर्दर जब हाइड्रोलिसिस करवाई जा रही है तो उस केस में देखा कि 3 ब्रोमो थायोल भी मिलता है। यानी थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं होता, लेकिन अगर हम 3 ब्रोमो ही चाहते हैं, क्योंकि ये बात भी है कि हम किस पोजीशन पे हैलोजन को चाह रहे हैं, तो अगर हम 3 ब्रोमो डेरिवेटिव ही चाहते हैं तो हमारे रिएक्शन का रूट जो है वो यहाँ पर बताया गया है। अगली रिएक्शन है फॉर्मुलेशन की या एसाइलेशन की। यहाँ पे देखें, ये है आपका थायोफीन और यहाँ पर है एसिल हैलाइड CH3COCl, स्टैनिक क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। एसिल ग्रुप आकर के सेकेंड पोजीशन पे जुड़ रहा है, एसिल ग्रुप आकर के सेकेंड पोजीशन पर जुड़ रहा है। वहीं अगर हम फॉर्मुलेशन कराना चाहते हैं तो वहां पे विल्स मेयर फॉर्मुलेशन मेथड से हम फॉर्मिल ग्रुप को भी सेकेंड पोजीशन पर ला करके जोड़ सकते हैं। तो चाहे वो एसाइलेशन हो चाहे वो फॉर्मुलेशन हो, दोनों रिएक्शन हमारे सामने आ रही हैं कि किस तरह से थायोफीन के केस में फॉर्मुलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन हो रही है। अगली रिएक्शन कार्बीन के साथ है, तो कार्बीन के साथ यहाँ देखें तो एडिशन रिएक्शन हो रही है। थायोफीन के साथ एडिशन रिएक्शन है, कार्बीन का नेचर आपको पता है, तो यहाँ पर देखें तो कार्बीन के जनरेशन के लिए डाइजोमीथेन यूज किया गया है और यहाँ पर देखें तो एस्टर यूज किया गया है। एक जगह डाइजोमीथेन, एक जगह डाइजो एस्टर यूज किया गया है। रिएक्शन किस कंडीशन में हो रही है, तो यहाँ पर देखें रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में हो रही है। फोटोलिटिक एडिशन रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, और ये मिथाइलिन, यहाँ पर जो कार्बीन वो है वो क्या है CH2, तो मिथाइलिन आकर के जुड़ रहा है और आपको साइक्लोप्रोपिल डेरिवेटिव मिल रहा है। जबकि आप सेकेंड पोजीशन में देखें तो जैसे ही यहाँ से जब लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाएगा, तो जो कार्बीन मिलेगा वो है एस्टर कार्बीन, और ये एस्टर कार्बीन आकर के जुड़ रहा है और आपको साइक्लिक डेरिवेटिव दे रहा है। तो एडिशन रिएक्शन भी यहाँ पर प्रेजेंट है। अगली रिएक्शन देखिए, रिडक्शन की रिएक्शन है, आपके सामने आ रही है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही रिएक्शन अगर हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड देखते हैं तो आसानी से नहीं होते हैं, लेकिन आपने इसके पहले भी देखा और आज भी आपके सामने आ रहा है कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो जब रिड्यूस होगा तो चारों कार्बन पे जब हाइड्रोजन आ जाते हैं तो टेट्राहाइड्रो डेरिवेटिव कहते हैं, दो पे आते हैं तो डाई हाइड्रो डेरिवेटिव कहते हैं। तो ठीक यहाँ पर देखें तो थायोफीन हाइड्रोजन और निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में पूरी रिंग ब्रेक कर जा रही है, सल्फर निकल जा रहा है और उसके साथ साथ आपको नॉर्मल ब्यूटेन मिल जाता है। लेकिन क्योंकि इस रिएक्शन में सल्फर निकल रहा है, देखें तो आप क्या देख रहे हैं, ये है थायोफीन और यहाँ पर क्या मिल गया, ब्यूटेन, तो सल्फर निकल गया। तो इस रिएक्शन को डीसल्फ्यूरेशन या डीसल्फराइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, सल्फर का निकलना। सो इट इज ऑल्सो नोन एज डीसल्फराइजेशन रिएक्शन।
अगली रिएक्शन देखें तो यहाँ क्या है, पैलेडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो देखें चारों कार्बन पे आपके जो है वो हाइड्रोजन आ रही है, तो जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको कहते हैं टेट्राहाइड्रोथायोफीन, लेकिन रिंग एज सच इंटैक्ट है, कहीं से टूटी नहीं है। इसका फर्दर जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो सल्फर पर 2 ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाती है, डाइऑक्सो डेरिवेटिव बनता है जिसको हम कहते हैं सल्फोन, और सल्फोन एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है। ये दिस इज डाइऑक्सी डेरिवेटिव ऑफ thiopane, of tetrahydrothiophene, not thiophene, of tetrahydrothiophane. You can say THT, tetrahydro, जैसे THF tetrahydrofuran, so it is THT, tetrahydrothiophene. नेक्स्ट देखें तो थायोफीन है सोडियम और लिकर अमोनिया के प्रेजेंस में, और यहाँ पर एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन का एडिशन सेकंड और थर्ड कार्बन पे हो रहा है, और फर्दर ये रिंग मूव कर रही है। तो यहाँ पर आप फर्दर ये बॉन्ड का मूवमेंट दिखाया गया है। तो देखें 2,3 डाईहाइड्रोथायोफीन, और यहाँ देखें 2,5 डाईहाइड्रोथायोफीन। ये रिडक्शन इस थायोफीन न्यूक्लियस का हो रहा है, जिसको बर्क रिडक्शन भी कहते हैं। तो ध्यान रखें बर्क रिडक्शन क्या है, दिस इज द रिडक्शन ऑफ थायोफीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड लिकर अमोनिया। मेटल को यूज किया जाता है रिडक्शन के लिए। देखें आप ऊपर वाली रिएक्शन देखें, यहाँ पे निकल यूज किया गया है, यहाँ देखें तो यहाँ सोडियम यूज किया गया है, तो मेटल रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में आ रहा है, साथ ही में लिकर अमोनिया है। दिस रिएक्शन इज नोन एज बर्क रिडक्शन, बर्क रिडक्शन। अगली रिएक्शन आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन आई है। जैसा कि आपने देखा था कि रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी देखे गए हैं। तो यहाँ देखें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो पाथवे है वो है एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। ये देखें तो एक जो थायोफीन न्यूक्लियस दिखाया गया है उसमें आपके पास नाइट्रो ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, साथ साथ हैलोजन भी जुड़ा हुआ है। तो इस नाइट्रो और हैलोजन को जब आप देख रहे हैं तो आपको एक पिक्चर थोड़ी सी क्लियर जरूर हो रही होगी कि इसमें से जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो हैलोजन का होगा, और नाइट्रो ग्रुप जो है वो एक्टिवेट करेगा रिंग को टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ देखें ये डाई एल्किल अमीन या सेकेंडरी अमीन का सिस्टम है, और ये सेकेंडरी अमीन में नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल में के फॉर्म में आएगी। तो ये नाइट्रोजन जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में अटैक करती है। ये किस पोजीशन पे आ रही, तो जहां पर हैलोजन जुड़ा हुआ है सेकंड पोजीशन है, और यहाँ पर ये है आपका नाइट्रोजन। जो फर्दर जब रिएक्शन हो रही है तब आप क्या पा रहे हैं, यहाँ पर देखें ये नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है कि हम नाइट्रोजन लिखते हैं और उसके बाद डबल बॉन्ड O और दूसरे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज दिखाते हैं, और ये नाइट्रोजन कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या बताता है, दैट इट एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इट एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। देखिए वही नाइट्रो ग्रुप यहाँ दिखाया गया है। फर्दर ये जो पोजीशन आ रही है इसमें भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, किस तरह से ये स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा है, और यहाँ से फर्दर ब्रोमीन ब्रोमाइड के फॉर्म में निकल रहा है, और आपको अमीनो डेरिवेटिव मिल जा रहा है, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो थायोफीन के केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखे जाते हैं। अगली रिएक्शन देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगली रिएक्शन में एडिशन है, साइक्लो एडिशन, दोनों तरह की रिएक्शंस दिखाई गई हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो जो रिएक्टेंट आपका लिया गया है वो किस तरह से, पहले तो बेंजाइन बनाया गया है। तो ये देखें यहाँ पर आपका न्यूक्लियस कौन सा बना है, बेंजाइन, और ये बेंजाइन किससे रिएक्ट कर रहा है, थायोफीन से। तो थायोफीन में अगर आप देखें तो ये जो ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम है जिसमें ये जो है एसिटाइलिनिक टाइप का जो बॉन्ड बनता है और यही ब्रेक करेगा, और ये आकर के किससे जुड़ता है, तो आंसर है सल्फर से। किस पोजीशन पे जुड़ता है, आंसर है सेकंड एंड फिफ्थ पोजीशन पे, और सेकंड और फिफ्थ पोजीशन
पर जब हम देखते हैं कि जुड़ रहा है तो उस केस में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो देखें यहाँ पर आपके पास। और ये फर्दर आपको एक कह सकते हैं दिस इज द नैफ्थलीन न्यूक्लियस, और यहाँ पर सल्फर का क्या हो रहा है, तो डीसल्फराइजेशन है। ये 2 रिंग जो है उसका क्या हुआ, क्योंकि ये देखा जाए तो दिस इज द बाइसाइक्लो कंपाउंड, बेंजोफ्यूज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड का सिस्टम है। तो बेंजीन तो एज सच है लेकिन ये अनस्टेबल है, इस वजह से ये रिंग आपकी ब्रेक कर रही है, रिंग एरोमेटाइज कर रही है, और जो हमको मिलता है न्यूक्लियस वो है नैफ्थलीन। तो आपने थायोफीन में देखा, थायोफीन का सिस्टम या थायोफीन के केस में एरोमेटिसिटी हायर है। थायोफीन को बनाने के तरीके भी जो इसके पहले आप देख चुके हैं, मोस्टली उन्हीं मेथड से हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। थायोफीन में जो रिएक्शंस हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक भी हैं, न्यूक्लियोफिलिक भी हैं। इलेक्ट्रोफिलिक की कंडीशंस आपके सामने आए, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस आए, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन की रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। तो ये रिएक्शंस आपकी थायोफेन की थी। तो इस तरह से आपने 3 न्यूक्लियस देखे अभी तक। एक था पायरॉल, फ्यूरिन और थायोफीन। साथ ही साथ नॉमेनक्लेचर का पार्ट भी आपके सामने आ चुका है। तो अब आगे जो आपके पास आएगा वो है 6 मेंबर्ड सिस्टम, और 6 मेंबर्ड सिस्टम में आपको एक रिंग पढ़नी है, वो है पिरिडीन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन आपके सामने आएगा वो पिरिडीन से रिलेटेड होगा। 5 मेंबर सिस्टम में ये आपके पास है, तो ध्यान से इसको देखिएगा। कहीं कोई दिक्कत होती तो एक बार नहीं समझ में आता तो उसको आप रिपीट कर लीजिएगा, और कोई ना कोई कोशिश करिए कि आपके पास कोई किताब हो। मुझे तो ये नहीं समझ में आता, 1-2 स्टूडेंट पूछ रहे हैं मैडम किताब लेना चाहिए कि नहीं, तो 3rd ईयर में आप आ गए और आपके पास किताब ही नहीं है, तो कैसे आप पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे। तो 3rd वॉल्यूम रखें प्लीज, और किताब आपके पास होनी चाहिए, आप किसी सीनियर से अरेंज कर लें। तो इसको देखेंगे और काफी मदद मिलेगी आपको हमारे इस वीडियो से। तो इसके साथ ही मैं बात खत्म करती हूँ, और नेक्स्ट 6 मेंबर सिस्टम के साथ आपके पास फिर से एक नया पिरिडीन पर एक वीडियो आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।